न्यूरालिंक न्यूरालिंक न्यूरालिंक, जहां देखो न्यूरालिंक की ही बात हो रही है। आखिर में न्यूरालिंक है क्या? आज की इस वीडियो में हम कंप्लीटली न्यूरालिंक को समझने वाले हैं कि न्यूरालिंक कौन कौन से कंपोनेंट से बना है और इसके लगाने के बाद हमें क्या क्या फायदे होंगे और क्या क्या नुकसान है इस न्यूरालिंक की। इस न्यूरालिंक को लगाने के बाद अपने दिमाग से कैसे हम कंप्यूटर या फोन्स को कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाएंगे। तो हमारे इस मेहनत के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इस वीडियो को गौर से देखोगे तो आपके 10 मिनट बहुत फायदेमंद होने वाले हैं। न्यूरालिंक कैसे इंसानों की जिंदगी को चेंज करेगा, इस बात से पहले ये समझना भी काफी ज्यादा जरूरी है कि न्यूरालिंक एग्जैक्टली है क्या। एकदम बेसिक से समझो। न्यूरालिंक की न्यूज सबने ऊपर ऊपर से सुनी थी, लोग इसको हल्के में भी ले रहे थे, ये सोच करके यार ये तो बस एक फंक्शनल कॉन्सेप्ट है। लेकिन फिर इसी साल अचानक 30 जनवरी को ये न्यूज लोगों के सामने आई। एलॉन मस्क इम्प्लांट ब्रेन चिप एंड फर्स्ट ह्यूमन। इस न्यूज को देखने के बाद ये पहली बार ही था कि लोगों ने न्यूरालिंक की कॉन्सेप्ट को सीरियस लेना शुरू किया। न्यूरालिंक इम्प्लांट की बात यहाँ हो रही है। इस इम्प्लांट को बनाने वाली कंपनी है न्यूरालिंक और इसी कंपनी के फाउंडर है एलॉन मस्क, जो एआई इंडस्ट्री के सबसे बड़े टेक विजनरी कंसिडर किए जाते हैं। साल 2020 में हुए एक इवेंट में न्यूरालिंक के रिसर्चर्स ने बताया कि न्यूरालिंक एक बहुत ही पावरफुल फ्यूचर हाईटेक प्रोडक्ट पर काम कर रहा है। इनफैक्ट ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इंसानियत को पूरी तरह से बदल कर रख सकता है। इस इवेंट के हिसाब से हुई स्पेसिफिक रिजल्ट अचीव करने के लिए इस न्यूरालिंक को ब्रेन के अलग अलग एरियाज में लगाया जा सकता है। स्पेसिफिक रिजल्ट के हिसाब से न्यूरालिंक ने अभी बेसिकली दो प्रोडक्ट की ही बात की है। पहला तो है टेलीपैथी और दूसरा है ब्लाइंड साइड। एक एक करके इन दोनों की ही बात करेंगे क्योंकि ये दोनों ही लाइफ चेंजिंग डिवाइसेस है। लेकिन शुरुआत सबसे पहले टेलीपैथी से करते हैं। बट अगेन आगे बढ़ने से पहले ये बात आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए कि जो चिप आपकी दिमाग में फिट की जाएगी उसका नाम न्यूरालिंक नहीं है। न्यूरालिंक तो कंपनी का नाम है, जो चिप आपकी दिमाग में फिट की जाएगी उसका नाम है टेलीपैथी। अब जो न्यूरालिंक इस पहले पेशेंट यानी नूलन के सर में फिट किया गया है वो है टेलीपैथी। टेलीपैथी को आज तक आपने सिर्फ साईफाई मूवीज में ही देखा होगा। इनफैक्ट ये एक ऐसा सुपर पावर है जिसमें बिना बोले ही सिर्फ अपने ब्रेन का यूज करके किसी से भी बात की जा सकती है। अगर आपने एक्सपेन मूवी देखी होगी तो ये प्रोफेसर एक्स आपको डेफिनेटली याद होगा। I'm a mutant like you. I can hear your thoughts. Yes, and I can hear yours. इस वीडियो में आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि कैसे प्रोफेसर एक्स ने बिना बोले ही बस अपने दिमाग के जरिए सबसे बात कर दी है। न्यूरालिंक कंपनी अपनी टेलीपैथी डिवाइस के थ्रू कुछ ऐसा ही अचीव करना चाहती है। इवन नूलन ने भी अपने आप को इस प्रोफेसर एक्स की तरह ही कंपेयर किया है। टेलीपैथी के फर्स्ट वर्जन का नाम है N1 इम्प्लांट। शॉकिंगली N1 इम्प्लांट इतना छोटा है कि इसका साइज लगभग 5 रुपए के सिक्के के बराबर है। अब अगर इस N1 इम्प्लांट की बात करें तो N1 इम्प्लांट टोटल 4 सेक्शन से मिलकर बनता है। पहला सेक्शन है ये बायोकम्पेटिबल इंक्लूजर का, दूसरा सेक्शन है बैटरी का, तीसरे सेक्शन में है ये चिप और लास्ट सेक्शन में है ये पॉलीमर थ्रेड्स। एक एक करके इन सभी सेक्शंस को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला सेक्शन यानी ये बायोकम्पेटिबल इंक्लूजर का एक ऐसा प्रोटेक्टिव कवर है जो पॉलीमाइड नाम के मटेरियल से बना हुआ है। इस मटेरियल की सबसे खास बात यह है कि ये ह्यूमन बॉडी में जाकर कोई सूजन या डैमेज क्रिएट नहीं करता। अगले सेशन में है ये बैटरी और इस बैटरी की यूनिक बात यह है कि ये बैटरी वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। अब इस टेक्नोलॉजी को एक एग्जांपल की मदद से समझो। इस आईफोन को चार्ज करने के लिए जैसे मैंने इसे इस चार्जिंग पैड पर रखा वैसे ही इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट बनना शुरू हो गया। चार्जिंग पैड के ऊपर रखे हुए इस आईफोन में ये करंट इस तरह से पास होगा और बैटरी को चार्ज करना शुरू कर देगा। कुछ इस तरह से प्रोसेस होगा न्यूरालिंक की बैटरी को चार्ज करने का। अब गौर से इस बंदर की तरफ देखो कि जैसे ही इस चार्जिंग पैड के नीचे जाके बैठा वैसे ही इसका डिवाइस भी चार्ज करना शुरू हो गया। कि इस बैटरी का एक डाउन पॉइंट जो नूलन ने बताया है वो ये है कि N1 इम्प्लांट की बैटरी का लाइफ टाइम सिर्फ 8 घंटे है और इसे बार बार चार्ज करना पड़ता है। तीसरी सेक्शन में आती है ये N1 चिप, लेकिन इसके बारे में आगे बात करेंगे। चौथा और आखिरी सेक्शन है इन पॉलीमर थ्रेड्स का। एक इम्प्लांट में टोटल 64 थ्रेड्स होते हैं और इन थ्रेड्स की सबसे यूनिक बात यह है कि ये एक इंसान के खून में मौजूद इस रेड ब्लड सेल से 1.4 टाइम पतला है और इंसान के एक बाल से करीबन 20 गुना ज्यादा पतला और फ्लेक्सिबल है। लेकिन अभी ये टेक्नोलॉजी एकदम स्टार्ट फेज में है, इसलिए अभी टेलीपैथी के इस फर्स्ट वर्जन के जरिए एक बंदा किसी कंप्यूटर या फोन को अपने थिंकिंग पावर से कंट्रोल कर सकता है। अभी भी एक बड़ा सवाल आप लोगों के मन में ये भी आ रहा होगा कि N1 इम्प्लांट लगाने के बाद हम कोई डिवाइस को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, ये आखिर पॉसिबल कैसे होगा। डिवाइस को कंट्रोल करने से पहले एक बार ये समझो कि हमारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन कैसे ट्रेवल करती है।
ये हमारा दिमाग है यानी एक ह्यूमन ब्रेन। इस दिमाग में 100 बिलियन से भी ज्यादा न्यूरॉन्स है और इन न्यूरॉन का काम होता है पूरी बॉडी में इंफॉर्मेशन पहुंचाना। न्यूरॉन्स आपस में कुछ इस तरह से जुड़े रहते हैं। अब ये न्यूरॉन किसी भी इंफॉर्मेशन को एक सीक्रेट कोड में यानी इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंज कर देता है। ये इलेक्ट्रिक सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाती है और इसी तरह एक कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाना शुरू कर देती है। इस कम्युनिकेशन के दौरान इस न्यूरॉन के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज होती है इससे एक्शन पोटेंशियल या न्यूरॉन स्पाइक भी बोला जाता है। इनफैक्ट एलोन मस्क ने भी अपनी रीसेंट पोस्ट में इसी न्यूरॉन स्पाइक के बारे में भी बात की थी। खैर, जब ये न्यूरॉन्स फायर करते हैं तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनना शुरू हो जाता है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोकस के जरिए डिटेक्ट किया जा सकता है। आसान अल्फाज में समझाऊं तो ये इलेक्ट्रोड्स वो मटेरियल है जो इलेक्ट्रिसिटी को आराम से अपने अंदर से गुजरने देती है। और हाँ, वो इन-वन इम्प्लांट जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, इसके हर एक थ्रेड पर इसी तरह के 16 इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं। मतलब ये कि कुल मिलाकर 1024 इलेक्ट्रोड्स। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप जो भी फील करोगे इसको ये 1024 इलेक्ट्रोड्स बहुत ही आसानी से रिकॉर्ड कर लेगी। ये तो बात हुई ब्रेन की फंक्शन की, लेकिन न्यूरालिंक इन इलेक्ट्रॉन की सिग्नल का करता क्या है। अब न्यूरालिंक के जो ये थ्रेड्स हैं ये इलेक्ट्रिक सिग्नल को कैच करके इन-वन चिप तक पहुंचा देती है और फिर ये इन-वन चिप ही है जो इन सिग्नल्स को समझने का काम करती है। थोड़ा आसान अल्फाज में बताऊं तो ये इन-वन चिप इस इम्प्लांट का हार्ट है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यही चिप है जो ब्रेन और कंप्यूटर के बीच में एक ट्रांसलेटर की तरह काम करती है। इसलिए सबसे पहले ये चिप इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को बाइनरी कोड यानी 0 और 1 में बदलती है और फिर ब्लूटूथ के जरिए ब्रेन से सीधा कंप्यूटर तक ही इंफॉर्मेशन भेज देती है। इसको एक एग्जांपल से समझो। इमेजिन करो कि आपने इन-वन इम्प्लांट अपने स्कल में फिट करवा लिया है। अब आपको कंप्यूटर का कर्सर मूव करना है। तो ओवरऑल सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जब आप कर्सर को ऊपर की तरफ लेकर जाते हो तो ब्रेन के इस मोटर कॉर्टेक्स के कुछ न्यूरॉन इस तरह से एक्टिवेट हो जाते हैं। सिमिलरली अगर आप इस कर्सर को नीचे की तरफ लेकर जाते हो तो मोटर कॉर्टेक्स के कुछ और न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाएंगे। पूरा सीन कुछ ऐसा है कि न्यूरॉन्स एक्टिवेट होकर जब इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजना शुरू करते हैं तो ये थ्रेड रिस्पॉन्स सिग्नल को कैच करके इन-वन चिप तक पहुंचा देते हैं। फाइनली ये चिप ब्लूटूथ की मदद से कंप्यूटर को कर्सर मूव करने का ऑर्डर देने लग जाती है। खैर, आप में से कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा, लेकिन हमारा दिमाग हर हार्ट बीट के साथ कुछ इस तरह से पल्सेट करता रहता है, यानी कि हल्का हल्का मूवमेंट करता रहता है। इसी के साथ ये थ्रेड्स भी इतने ज्यादा पतले हैं, एक इंसान के लिए ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि वो विदाउट मिस्टेक इन थ्रेड्स को सही जगह पे लगा पाए। यही वजह है कि इन थ्रेड्स को बिल्कुल सही जगह पर लगाने के लिए एक रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अभी तक तो आपको ये बात अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि ये न्यूरालिंक आखिर काम कैसे करती है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि इस न्यूरालिंक का गलत इस्तेमाल सिर्फ क्रिमिनल्स और हैकर्स नहीं बल्कि कंपनी खुद भी तो कर सकती है। समझो कैसे। हाल ही में न्यूरालिंक के एक इवेंट में एलोन मस्क ने इन-वन इम्प्लांट को आईफोन के पहले वर्जन की तरह कंपेयर किया है और एलोन मस्क ने ये भी कहा है कि न्यूरालिंक के अपग्रेड वर्जन भी डेवलप किए जाएंगे। ये बात आपको शायद पता नहीं होगी, पर जब भी आईफोन का नया मॉडल लॉन्च होता है तो एप्पल कंपनी अपने पुराने फोन्स को स्लो कर देती है। ये चीज़ हज़ारों केसेस में ऑब्जर्व की गई है। तो इस बात की अभी तो चांसेस बन सकते हैं कि न्यूरालिंक के एक नई मॉडल्स आते ही अपने पुराने मॉडल्स को स्लो करने लग जाए। इसके अलावा एक और बात सोचो, क्या होगा अगर एलोन मस्क एक नया वर्जन न्यूरालिंक एक्स लॉन्च कर दे जिसमें हमें अपने ही मेमोरीज को एक्सेस करने के लिए नेटफ्लिक्स और जियो सिनेमा की तरह सब्सक्रिप्शन फीस देनी पड़ जाए। एक बात और सोच के देखो कि आप किसी थॉट में डूबे हुए हो, अचानक आपकी दिमाग में यूट्यूब एड्स की तरह एक अनएस्केपेबल एड आ जाए। ओवरऑल अपने ब्रेन की कंट्रोल किसी दूसरी कंपनी के हाथ में देने के बारे में आपके जेन्युइन थॉट्स क्या है, कमेंट करके जरूर बताना। आई एम सुपर एक्साइटेड टू रीड। इन सारे कंक्लूडिंग आर्गुमेंट्स के अलावा एक बहुत बड़ा सवाल है, वो है एनिमल टेस्टिंग का। न्यूरालिंक ने अपनी ह्यूमन ट्रायल की शुरू होने से पहले इसकी टेस्टिंग बहुत से जानवरों पर की थी। इनफैक्ट जब टेस्ट फेल होते थे तो और भी ज़्यादा जानवरों को इन एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता था। स्क्रीन पर दिखाई गई न्यूज़ के अकॉर्डिंग दुख की बात यह है कि मार्केट में अपने प्रोडक्ट को जल्दी से जल्दी लॉन्च करने के चक्कर में न्यूरालिंक ने अब तक करीबन 1500 जानवरों को मौत के घाट उतार दिया है। ज़्यादातर मामलों में इन्फेक्शन होने से, दिमाग में सूजन पड़ने से और इम्प्लांट की गलत प्लेसमेंट की वजह से इन जानवरों की मौत हुई है। इतनी मौतें ये साबित करती है कि अभी भी न्यूरालिंक एक शुरुआती दौर में है। इनफैक्ट यही सारे प्रॉब्लम्स जानवरों की तरह इंसानों में भी तो हो सकते हैं और इनका नतीजा जानवरों के केस में आप ऑलरेडी देख चुके हैं, यानी कि सीधा मौत। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ,
कि अगर आपको अपने दिमाग में न्यूरालिंक चिप लगवाने का मौका मिले बिना किसी खर्चे के, तो क्या आप इस चिप को अपनी ब्रेन में लगवाओगे? तो मुझे पता है कि 70 से 80% लोग यही कहेंगे कि नहीं, हम किसी को गुलाम नहीं बनकर रहना चाहते। तो आपको बता दूं कि कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी तो मानना है कि न्यूरालिंक अपने इम्प्लांट के जरिए लोगों को कंट्रोल करना शुरू कर देगी। कंट्रोल कैसे? भूल भुलैया मूवी याद है ना, कि कैसे मूवी में मंजूलिका विद्या पालन की कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही थी और इससे अलग अलग काम करवा रही थी। इसी तरह कुछ लोग ये भी कहेंगे कि हम तो नेचुरल रहना ही पसंद करेंगे। लेकिन सोचो, अगर सोसाइटी में गिने चुने लोग इस चिप को इम्प्लांट करवा देते हैं, तो ये चिप वाले लोग बाकी लोगों से ज़्यादा कैपेबल बन जाएंगे और साथ ही इनको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी। तो इन सब से कॉम्पीट करने के लिए शायद आपको और मेरे को भी ये ब्रेन इम्प्लांट करवाना ही पड़ेगा। यानी कि इस एंटायर सिनेरियो में सबसे बेकार बात ये हो सकती है, अपने ब्रेन में चिप लगवाना आपके लिए ऑप्शन नहीं बल्कि एक मजबूरी बन जाएगी। कि बहुत सारे साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि न्यूरालिंक ने कोई बड़ा काम नहीं किया है। इसका रीजन ये है कि इस फ्यूचर टेक्नोलॉजी की रेस में सिर्फ न्यूरालिंक ही अकेला प्लेयर नहीं है। असल में सिंक्रोन और ब्लैकरॉक जैसे कंपनी भी इस टेलीपैथी जैसे अमेजिंग डिवाइस पहले से ही डेवलप कर चुके हैं। एक मेजर डिफरेंस यहाँ पर यह है कि सिंक्रोन और ब्लैकरॉक का मकसद सिर्फ फिजिकल डिसेबल लोगों को मदद करना है, लेकिन न्यूरालिंक क्लेम करता है कि इसका असल विजन कुछ और ही है, यानी कि इंसानों की बेनिफिट्स के लिए इंसान को एआई से जोड़ना, यानी कि इंसान को ट्रांस ह्यूमन बनाना। न्यूरालिंक की वेबसाइट पर भी यही विजन लिखा हुआ है कि आने वाले फ्यूचर में ह्यूमन पोटेंशियल इस तरह से और भी बढ़ाया जा सकता है। तो मुद्दा यह है कि इस एम्बिशियस गोल को अचीव करने के लिए न्यूरालिंक ने नया क्या किया है। असल में न्यूरालिंक ने अपने राइवल कंपनीज की डिवाइसेस की कमियों को अपना हिताकत बना लिया है। शॉर्ट में इस बात को ऐसे समझो कि सिंक्रोन कंपनी का ये डिवाइस है स्टैंड रॉड में मेन पार्ट है, पहला ये स्टैंड और दूसरा है चेस्ट इम्प्लांट। अब देखो, ब्रेन के इस मोटर कॉर्टेक्स में एक नर्व है सुपीरियर सजिटल साइनस नर्व। इस सजिटल को डायरेक्टली ब्रेन के इस नर्व में डाल दिया जाता है। अब ये स्टेंट मोटर कॉन्टैक्ट से निकलने वाले इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को रीड करता है और इन सिग्नल्स को इस चेस्ट इम्प्लांट को भेज देता है। ये चेस्ट डिवाइस ब्रेन सिग्नल को बाइनरी कोड में ट्रांसलेट करके ब्लूटूथ के जरिए कंप्यूटर को ट्रांसफर कर देता है। इस पूरे प्रोसेस का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है वो एक कि ये स्टैंड रॉड डायरेक्टली मोटर कॉर्टेक्स से इंटरेक्ट नहीं करता और इसलिए इसमें गलती होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। वही न्यूरालिंक ने इस पॉइंट को ओवरकम करने के लिए ही N1 प्लांट को डायरेक्टली मोटर कॉर्टेक्स में ही इम्प्लांट किया है। नतीजा गलती होने के चांसेस एकदम कम होना। इसके अलावा ब्लैकरॉक कंपनी का ये डिवाइस है यूटा एरे। ये यूटा एरे डायरेक्टली मोटर कॉर्टेक्स में ही इम्प्लांट होता है और इसका सबसे बड़ा इशू है इसकी डिज़ाइन। इसमें 100 कील जैसे इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं जो एकदम से रिजिड है, जिसकी वजह से ब्रेन डैमेज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। और साथ ही कंप्यूटर से कनेक्शन बनाने के लिए पेशेंट को अपने सर के ऊपर से इस तरह का एक पोर्ट भी फिट करना पड़ता है। इन शॉर्ट, इसका यूज़ मेडिकल पर्पस तक महदूद रह जाता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए न्यूरालिंक ने अपने N1 इम्प्लांट का डिज़ाइन इतना एडवांस बनाया है कि इसके थ्रोट्स फ्लेक्सिबल हैं और वो डायरेक्टली स्कल में फिट भी किया जा सकता है। इससे ब्रेन डैमेज होने का रिस्क भी कम हो जाता है। जैसे कि टेलीपैथी न्यूरालिंक कंपनी का एक प्रोडक्ट है, वैसे ही न्यूरालिंक कंपनी का एक दूसरा भी प्रोडक्ट है, ये ब्लाइंड साइड को तो आप ऐसा समझो कि ये उन लोगों के लिए एक जादू है जो देख नहीं सकते। इस ब्लाइंड साइड के जरिए आंखों को बाईपास करते हुए इमेज को डायरेक्टली ब्रेन तक पहुंचा दिया जाएगा। जिस तरह से टेलीपैथी में ब्रेन के इस मोटर कॉर्टेक्स विजन को टारगेट किया गया था, वैसे ही ब्लाइंड साइड में ब्रेन के पीछे मौजूद इस विजुअल कॉर्टेक्स को भी टारगेट किया जाएगा। इसके लिए टेलीपैथी इम्प्लांट की तरह ही सेम प्रोसीजर से एक इम्प्लांट विजुअल कॉर्टेक्स में किया जाएगा। इस बंदे को एक तरीके का चश्मा लगाया जाएगा जिसमें ये कैमरा लगा हुआ होगा। ये कैमरा ही आंखों का काम करेगा। अब ये कैमरा सामने आने वाले हर चीज़ को रिकॉर्ड करके डायरेक्टली ब्लूटूथ से इस इम्प्लांट को सिग्नल भेजेगा और ये इम्प्लांट ब्रेन में एक इमेज को जनरेट करेगा। और अगर आप ध्यान से समझोगे तो इंसान की देखने के प्रोसेस भी कुछ ऐसा ही है। खैर, न्यूरालिंक इंसानों की ज़िंदगी बदलने के लिए एक बड़ा कदम हो सकता है। इस न्यूरालिंक की मदद से एग्जैक्टली क्या क्या किया जा सकता है ये तो सिर्फ कंपनी में मौजूद रिसर्चर्स ही बता सकते हैं। लेकिन कॉन्सेप्चुअली बात की जाए तो इस न्यूरालिंक से ज़्यादा हेल्प उस बंदों को मिलेगी जो फिजिकली डिसेबल लोग हैं। ये है ब्रेन और ये है एक स्पाइनल कॉर्ड। आपको अब तक ये समझ आ गई होगी कि ब्रेन किसी भी इंफॉर्मेशन को बॉडी तक पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रिक सिग्नल्स का यूज़ करता है और ये सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड को क्रॉस करते हुए बॉडी में जाते हैं। पर कुछ केसेस में किसी चोट या बीमारी की वजह से इस ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड के बीच का कनेक्शन टूट जाता है।
जिसकी वजह से ये सिग्नल बॉडी तक नहीं पहुंच पाते। इस सिचुएशन में न्यूरालिंक एक ब्रिज का काम करती है और इन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को फिर से बॉडी में पहुंच जाती है। इसके लिए एक न्यूरालिंक इम्प्लांट इस मोटर कॉर्टेक्स में और दूसरा इम्प्लांट स्पाइनल कॉर्ड में लगाया जाएगा। अब जो सिग्नल्स ना मिलने की वजह से ये बंदा चल नहीं पा रहा था, न्यूरालिंक इम्प्लांट की वजह से वो सिग्नल इसे ब्लूटूथ की मदद से फिर से चलने के काबिल बना देगा। जैसे न्यूरालिंक की मदद से ये जानवर ट्रेडमिल पर चल पा रहा है, इसी तरह से इन इम्प्लांट से ए पैरालाइज्ड बंदा भी चल पाएगा। एआई की फील्ड में जिस स्पीड से एडवांसमेंट हो रहे हैं, आने वाले फ्यूचर एआई का ही है और एलॉन मस्क के मुताबिक एआई को हराने के लिए हमें एआई जैसा बनना ज़रूरी है। इसलिए ही एलॉन मस्क ने 2020 में न्यूरालिंक का मिशन स्टेटमेंट अनाउंस किया था। इस स्टेटमेंट में ये लिखा था, इफ़ यू कांट बीट देम ज्वाइन देम, यानी कि अगर आप इसको बीट नहीं कर सकते तो इन्हें ज्वाइन कर लो। आने वाले कुछ सालों में न्यूरालिंक इतना डेवलप हो जाएगा कि आपको आपके सामने वाले बंदे से बात करने के लिए सिर्फ ऐसे शांत बैठकर ब्रेन का ही यूज़ करना पड़ेगा। पूरा इंटरनेट ऑलरेडी ब्रेन में ही मौजूद होगा और आप बैठे बैठे सारी चीज़ें एक्सेस कर सकेंगे। खैर, ये टेक्नोलॉजी अभी स्टार्टिंग फेज़ में है और इसका स्टार्टिंग फेज़ टाइम 6 साल का है। अगर न्यूरालिंक को आसान अल्फाज में बताऊं तो ये एक डिजिटल अपग्रेड ब्रेन है। उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो मैं अपने चैनल पे लाता रहता हूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं। खैर, मैंने नासा के एडवांस एयरप्लेन पर वीडियो बनाई है, इस स्क्रीन पे आपको शो हो रही होगी। आप इस पे क्लिक कर सकते हैं और नासा की एडवांस एयरप्लेन के बारे में भी नॉलेज ले सकते हैं।